यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। मैंने अभी कुछ समय पहले ही चीन ने जो बैठक की और जी जिनपिंग ने तिब्बत के मामले पर बैठक करके ये कहा कि तिब्बत में विश्वास बहाली होनी चाहिए। हालांकि पिछले जब से उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया है तब से उन्होंने एक बार भी सन 1951 के बाद नहीं कहा कि तिब्बत में विश्वास बहाली होनी चाहिए। लेकिन भारत के साथ जिस प्रकार से कन्फ्लिक्ट कर रहा है और अमेरिका ने जिस प्रकार से अपनी बातें कही हैं और मार्क पोम्पियो जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको तिब्बत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करने दिए जा रहे हैं और वो तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ लगातार राजनयिक संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तिब्बत को कभी भी चीन का हिस्सा नहीं माना। मतलब अमेरिका ने कभी भी तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं माना और वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रियों ने तिब्बत को कभी भी चीन का हिस्सा नहीं माना, उनको एक स्वायत्त स्वतंत्र देश माना। भारत ने भी कुछ ऐसा ही माना था। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया था। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी ये बात कवर करने की कोशिश की थी कि वाजपेयी सरकार ने चीन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कि चाइना को तिब्बत मामले पर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था और ये रिकॉग्निशन नहीं दिया कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। उन्होंने केवल उस वाले हिस्से को रिकॉग्निशन दिया था जो तिब्बत में मिला दिया चीन ने कुछ अपना टेढ़ा मेढ़ा करके। इसका दूसरा इलस्ट्रेशन ये भी है कि जब हम मान्यता किसी क्षेत्र को देते हैं तो वहाँ के जो विद्रोही हैं, जैसे दलाई लामा और उनके साथी जो वहाँ के विद्रोही कहे गए हैं, और चीन लगातार हमसे कहता रहा है कि वो विद्रोही हमको दिए जाने चाहिए, जो वहाँ के विद्रोही उनकी नज़र में हैं उनको हम असाइलम नहीं दे सकते। वो फिर इंटरनेशनल लॉज के तहत आ जाते हैं। अभी भी दलाई लामा और उनकी पूरी टीम, यानी कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल, मैं आपको इसके लिए एक बार फिर से बता दूं कि तिब्बत में जो सरकार हुआ करती थी, तिब्बत में जो बुद्धिस्ट सरकार हुआ करती थी, जिसके धार्मिक गुरु दलाई लामा हैं, वो सन 1951 से लेकर जब से और उसके बाद जब वो भारत में आए तब से लेकर अभी तक वो अपनी सरकार बनाते आए हैं। उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके नियंत्रण होते हैं, उनके लोग होते हैं जो उनकी सरकार मानते हैं। जैसे आज की तारीख में तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर लोपसांग सेंगे हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं। एग्जाइल का मतलब गवर्नमेंट बनी हुई है, तिब्बत की गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पर चलती है, भारत में चलती है। भारत से वो गवर्न करते हैं, लोग आते जाते हैं। कैसे होता है, पूरे विश्व में जो तिब्बतन लोग हैं उन तिब्बतन लोगों को वो कंट्रोल किए हुए हैं, उन तिब्बतन लोगों को वो गाइड करते हैं। अभी जब जी जिनपिंग ने बैठक की, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, उसके बाद लोपसंग सेंगे जो कि तिब्बतन प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल के, भारत में रहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये जो जी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट तिब्बत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट को सेटिस्फाई करना है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कुछ काम करने हैं और तिब्बत के लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि चीन उनके साथ है, चीन ही उनका असली वारिस है, या चीन ही उनका असली साथी है। इसको उन्होंने पुरजोर कल क्रिटिसाइज़ किया है और क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की ये जो पॉलिसी है, चीन जो इस समय कहने की कोशिश कर रहा है, वो पूरे संसार को मिसगाइड कर रहा है। और जिस प्रकार से चीन ने तिब्बत के अंदर बुद्धिज़्म को ख़त्म किया है, बुद्धिज़्म इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया है, बुद्धिस्ट फेथ को ख़त्म किया है, और वहाँ की हमारी गवर्नमेंट को जिस प्रकार से उन्होंने ख़त्म किया है और गलत तरीके से जो उन्होंने कब्जा किया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और ये संसार को झूठ बोलकर सीधे सीधे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसका बड़ा एग्जाम्पल ये है कि लारूंगार और यारशेनगार, ये दो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन हैं वर्ल्ड के बुद्धिस्ट लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, जिनको चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद नष्ट कर दिया और उनको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए था, इतना तो था ही कि हम फ्री हैं, हमारा रीजन फ्री है, हम सीरिया नहीं हैं, हम सीरिया के बाद सबसे ज़्यादा घिरे हुए देश हैं। उन्होंने कहा कि फ्रीडम हाउस हैज़ लिस्टेड तिब्बत एज द लीस्ट फ्री रीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर सीरिया फॉर 5 consecutive years। अब आप सोच सकते हैं कि तिब्बत के प्रेसिडेंट जो भारत में हैं, उन्होंने
कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। कहा संसार में सीरिया के बाद सबसे ज़्यादा जाति किए जाने वाला क्षेत्र अगर कोई है पिछले 5-50 वर्षों में तो वो तिब्बत है। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत के जो धार्मिक गुरु होते हैं वो दलाई लामा होते हैं। अभी उन्होंने ये साथ में कहा कि डॉक्टर सेंगे ने कि 154 तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया था चीन के अत्याचारों की वजह से। वो मैं भूला नहीं हूं और वो भूला नहीं जा सकता। ये तब की बात है जब वो भारत में आ चुके हैं। उसके बाद तिब्बत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों ने चीन के लोगों से, चीन के अत्याचारों से बचने के लिए आत्मदाह कर लिया था। तो साथ में उन्होंने कहा कि ये जो पूरा प्रकरण है ये केवल रिलीजियस मैटर नहीं है, ये केवल बुद्धिज्म रिलीजियस मैटर नहीं है। ये मैटर कुछ ऐसा है कि जहां पर डेमोक्रेसी को जड़ से समाप्त किया गया है, ह्यूमैनिटी को जड़ से समाप्त किया गया है, और ह्यूमैनिटी को जड़ से समाप्त करने के बाद अब जी जिनपिंग जब वो भारत से कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं और पूरा विश्व जब उनके खिलाफ एक तरह से खड़ा हुआ है, उस समय वो ये कह रहे हैं कि तिब्बत के लोगों को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, तिब्बत के बुद्धिस्ट रिलीजन को हम आगे बढ़ाएंगे, बुद्धिस्टों को उनका रिलीजन फॉलो करने का अधिकार होगा, वहाँ के लोगों को स्वायत्तता दी जाएगी, वहाँ के लोगों को ऐसा एहसास करवाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए कि चीन जो है, चीन ही उनका असली भाई है और बाकी संसार में जो कोई भी बोल रहा है वो सब गलत है। ये अच्छे साइन हैं। क्यों अच्छे साइन हैं? कि आपने पहले तिब्बतियों को इस तरह से खुलकर बोलते नहीं देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि जिस समय हम स्वतंत्र हुए उस समय कम्युनिस्ट चीन का कब्जा चीन पर नहीं था। चीन में नेशनलिस्ट चीन बैठा हुआ था, चिंग काई शेक की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उस समय तिब्बत हमारा एक प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था, जैसे भूटान आज हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट है। यानी कि भूटान की तरफ अगर चीन देखेगा या कोई भी देश देखेगा तो भारत उसके लिए आगे आकर खड़ा होता है और भारत उसकी डिफेंस व्यवस्था को देखता है। वैसे ही जिस समय कम्युनिस्टों ने तिब्बत पर कब्जा किया था, चीन पर कब्जा किया था, तो कम्युनिस्टों के कब्जा जब उन्होंने, चीन ने अपनी सेनाएं तिब्बत की तरफ भेजी थी, तो उस समय हमारा प्रोटेक्टरेट होने की वजह से भारत की जिम्मेवारी बनती थी कि भारत अपनी सेनाएं वहां पर लगाकर तिब्बत को बचाता। भारत ने ये कार्य नहीं किया। नतीजा ये निकला कि भारत ने अपने पैर पीछे खींचे और चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत को हम अपना हिस्सा भी बना सकते थे, अंग्रेज भी अपना हिस्सा बना सकते थे, लेकिन तिब्बत को अंग्रेजों ने या स्वतंत्र भारत ने अपना हिस्सा न बनाने के पीछे पॉलिसी ये रखी थी कि चीन एक बड़ा कंट्री है, उसके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट ना हो, तो एक बीच में ट्रांजिशन क्षेत्र रहना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र रहना चाहिए जो दूसरा देश हो। इसी उद्देश्य से नेपाल को अंग्रेजों ने कभी बहुत बड़ा हाथ नहीं डाला। इसी दृष्टि से सिक्किम को या भूटान को, इन पर हमारी नज़र नहीं पड़ी, अंग्रेज़ों की भी नज़र नहीं पड़ी, और स्वतंत्र भारत में हमने भी बहुत प्रयास नहीं करे, जबकि ये सारे के सारे कंट्री हमारे प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करते थे। यानी कि डिफेंस के मामले में भारत सरकार वहाँ पर खड़ी होगी, नहीं तो ये स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, ये अपना व्यापार करेंगे, ये अपने हिसाब से अपना देश चलाएंगे। जिस तरह से हम भूटान के लिए भी खड़े हुए, जिस तरह से हम सिक्किम के लिए भी खड़े हुए, उसी प्रकार से हम कभी नेपाल के लिए खड़े होते थे, उसी प्रकार से कभी हम सिक्किम के तिब्बत के लिए खड़े हुआ करते थे। लेकिन तिब्बत पर कब्जा होते समय भारत ने रिएक्ट नहीं किया, भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसका नतीजा निकला कि तिब्बत उनके कब्जे में चला गया। और जब तिब्बत कब्जे में पहुंचा तो तिब्बत की जो सरकार थी उसने भारत में आकर शरण लेना स्वीकार किया, जबकि वो जा सकते थे। जहां पर चीन में ओरिजिनल जो गवर्नमेंट थी चिंग काई शेक की, वो फोमोसा में जाके बैठे, जिसको आज आप ताइवान कहते हैं। ताइवान मीन्स ओरिजिनल चीन, जो 1970 तक यूएनओ में जिसका चीन के नाते से कोई रिप्रेजेंटेशन करता था, तो वो ताइवान से एडमिनिस्ट्रेटर आता था। ये जो कम्युनिस्ट चीन है, इसको रिकॉग्निशन यूएनओ ने नहीं दे रखी थी, पूरे वर्ल्ड ने नहीं दे रखी थी। इसलिए ये चाहते तो ये वहां भी छुप कर जा सकते थे। उनके पास चूंकि चीन का हिस्सा ये नहीं मानते, इसलिए चीन की चाहे चिंग काई शेक की गवर्नमेंट हो या माओ की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में दलाई लामा ने वहां जाना स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा ने हिंदुस्तान में आना स्वीकार किया, क्योंकि हिंदुस्तान की जिम्मेवारी थी कि वो उनका प्रोटेक्शन करें। ये हमारी पुरानी ट्रीटियों में चला आ रहा है, हमने वो रोल प्ले नहीं किया। नतीजा निकला कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो बफर स्टेट हमने बनाकर रखी थी कि हमारे और चीन के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, वो बफर स्टेट टूट गई और तिब्बत चीन के कब्जे में जाने के
का नतीजा निकला कि तिब्बत से हमारा एक नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गई। हम आज भी उसको बॉर्डर नहीं मानते। ये हमारी ओरिजिनल पॉलिसी का परिणाम है कि हम चीन से अपना बॉर्डर नहीं मानते, हम तिब्बत से अपना बॉर्डर मानते हैं। इसलिए वहां पर जो फोर्सेस लगती हैं उसको इंडो तिब्बत पुलिस कहते हैं, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर। यानी कि बॉर्डर किसके साथ है? बॉर्डर हमारा तिब्बत के साथ है, चीन के साथ बॉर्डर नहीं है। और तिब्बत की सरकार कहां है? तिब्बत की जो ओरिजिनल सरकार है वो आज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई है। दलाई लामा उसके धार्मिक गुरु हैं और जो मैंने अभी डॉक्टर सेंगे कहा है, ये उसके प्रेसिडेंट हैं। आज भी प्रेसिडेंट चुनाव चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है, बाकायदा सरकार बनती है जो भारत में रहती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब चीन पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया तो कम्युनिस्टों के कब्जे के बाद पूरा विश्व नाराज हो गया, यहां तक कि अमेरिका नाराज हो गया, वेस्टर्न कंट्री सारे नाराज हो गए कम्युनिस्टों से, और उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि सन 1949 से लेकर 1970 यानी कि 21 वर्षों तक पूरे विश्व ने कम्युनिस्ट चीन के साथ अपना संबंध नहीं रखा। यहां तक कि यूएनओ में एंट्री भी नहीं दी। यूएनओ में अगर किसी की एंट्री थी, चीन के नाते अगर किसी की एंट्री थी, तो वो ताइवान से जाते थे। ताइवान चीन का रिप्रेजेंटेशन करता था, यानी कि जब चीन का हाथ उठाया जाता होगा, चीन का नाम पुकारा जाता होगा, तब ताइवान से जो रिप्रेजेंटेशन जाता था वो खड़ा होता था। दुर्भाग्य हमारे देश का है कि स्वतंत्र जब स्वतंत्र हम हुए और जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट बनी, तो चीन पर जिस प्रकार से कब्जा किया गया, उसके बाद कम्युनिस्ट चाइना की सरकार को मान्यता देने वाले देशों में सबसे आगे हम थे। यानी कि भारत सबसे पहला कंट्री था जिसने कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दी। बाकी पूरे विश्व ने कम्युनिस्ट चीन को मान्यता नहीं दी और ये कहा कि ये जबरदस्ती का कब्जा है, ये कोई डेमोक्रेटिक कब्जा नहीं है, इसलिए हम इसको मान्यता नहीं देते, इसको कोई प्लेस नहीं देंगे। बाद में जब चीन का रिप्रेजेंटेशन, मेनलैंड का रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में नहीं गया, तो पूरे विश्व को यह सोचना पड़ा कि क्या ताइवान से जो रिप्रेजेंटेशन आता है, क्या उसको ही चीन के नाते बिठाया जाए या फिर किसी दूसरे कंट्री को बताया जाए। और ये प्रकरण भारत से मंजूरी लेने की बात आई, भारत से कंसर्न लेने की बात आई कि भारत इसमें किस प्रकार का रोल प्ले करेगा। अगर चीन को सिक्योरिटी काउंसिल से हटाया जाए तो क्या भारत उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा? ऐसा कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा कि नहीं, चीन से हम अपने संबंध खराब करने नहीं चाहते, चीन हमारा परम मित्र कंट्री है और चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, बहुत अच्छे लोग बैठते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी सरकारें वहाँ पर चला रहे हैं, वो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन ही सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी स्थायी रिप्रेजेंटेशन के रूप में चीन को, कम्युनिस्ट चीन को मान्यता नहीं दे रखी थी, जबकि नेशनलिस्ट चीन को यानी कि ताइवान को मान्यता दे रखी थी। उसको हटवाने में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत ने ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जो कंट्री थे उनकी कंसेंट दिलवाई, उनसे प्रेशर डलवाया और भारत और कम्युनिस्टों को वहां की परमानेंट सीट पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक माहौल बनाकर दिया। नेहरू जी के मरने के बाद सन 1964 में नेहरू मर गए। नेहरू के मरने के बाद 1970 तक की वार्ताएं आगे चलती रहीं जो नेहरू शुरू कर गए थे यूएनओ में, और 70 में जाकर यूएनओ ने भारत को रिप्रेजेंटेशन देने की बजाय माओ चीन यानी कि जो कम्युनिस्ट चीन है उसको ही रिप्लेस कर दिया और ताइवान को बाहर निकालते हुए ताइवान को वहां से रिप्लेस किया और कम्युनिस्ट चीन को उसका स्थान दिया, जिसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत में बैठी हुई है और उसने भारत का भरपूर साथ दिया है इस समय, और चीन की किसी भी प्रकार की तिब्बत के बॉर्डर पर जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए ये गवर्नमेंट खुलकर अब बोल रही है, भारत के पक्ष में बोल रही है। अमेरिका बोल रहा है तो वो भी बोल रहे हैं। चीन के लिए इससे ज़्यादा असहज माहौल कभी नहीं रहा। जो मोदी के फंदे में चारों ओर फंसकर इस समय चीन का असहज माहौल जो असहजता फील कर रहा है वो कभी नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमारे देश को इन बातों का पता होना चाहिए था। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।